हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप लोगों का बीसीआई क्लास में स्वागत किया जाता है। देखिए, इसके पीछे हम सोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ाए थे, विलियन। अब आज आपको नया चैप्टर रासायनिक बलगतकी पे लेकर चला जाएगा, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में सबसे पहले हम केमिकल काइनेटिक्स की बात ही कर लेते हैं। काइनेटिक्स बलगतकी जैसा कि दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम रासायनिक अभिक्रिया में जो चीज़ें घटती हैं, जो चीज़ उसमें होती है, उसके बारे में हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हम स्टार्ट कराते हैं, जैसे मान लीजिए हमको पता है कि जब ए का रिएक्शन बी के साथ कराया जाता है तो आपको कोई भी उत्पाद बनता है, प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। ये जो ए बी होते हैं ये इसमें रिएक्टेंट होते हैं, ये रिएक्टेंट होते हैं, ये आपको पीछे भी बताया गया है, ठीक है। अभिकारक होते हैं। तो अभिकारक क्या होते हैं? जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो अभिक्रिया में पार्टिसिपेट होते हैं, ठीक, जो अभिक्रिया में खर्च होते हैं। और उत्पाद प्रोडक्ट क्या होता है? जिसका फॉर्मेशन होता है, जो बनता है, ठीक है। तो इसकी अमाउंट, जैसे ही आप जो अभिक्रिया में जब इसको अभिक्रिया होती है, आपको कैसे पता चलता है कि अभिक्रिया हो रही है? आप यह बात कैसे जानेंगे कि अभिक्रिया हो रही है, अभिक्रिया शुरू हो गई है? तो क्या होगा कि इसकी मात्रा में आपको परिवर्तन नजर आने लगेगा, ठीक है। इसकी मात्रा में परिवर्तन होने लगेगा, मतलब इसके अमाउंट में जो होंगे वो कुछ चेंजिंग होना शुरू हो जाएगा ना। आपको प्रोडक्ट कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, कुछ देर बाद आपको प्रोडक्ट दिखाई देने लगेगा, उसका अमाउंट आपको चेंज होने से। तो ये जो चेंजिंग हो रहा है, इसमें चेंजिंग होने समय कुछ आपका टाइम भी लेता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये अभिक्रिया चल रही है, ये अभिक्रिया स्टार्ट हो गई है। हम बोलते हैं अभिक्रिया क्या हो गई, रिएक्शन क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो जो स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे क्या है, इस चीज़ को हम बोलेंगे क्या, इस चीज़ को हम साइंटिफिकली, इसमें केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम इसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। हमारा चर्चा होगा रेट ऑफ रिएक्शन पे, ठीक है। अभिक्रिया की चाल, ठीक है, या अभिक्रिया क्या, वेग ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन आपको बेसिकली केमिस्ट्री में यही मिलेगा। इसको हम जनरली स्पीड ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है, स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो अब जो आपको एग्जाम में जब आएगा, तो एग्जाम में आपको स्पीड ऑफ रिएक्शन नहीं मिलेगा, हमेशा आपको रेट ऑफ रिएक्शन ही मिलेगा। तो ये जो है अभिक्रिया की चाल है, इसको बोलते हैं अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की चाल, ठीक है। क्या है, कैसे हमें पता चला कि रिएक्शन चल रहा है? मैंने अभी समझाया आपको कि इसके अमाउंट, इसके कंसंट्रेशन में कुछ परिवर्तन हो जाएगा। जब परिवर्तन होगा तो इसमें कुछ ना कुछ टाइम लेगा, ठीक है। उसी को हमें समझना है। तो इस चैप्टर में हमें किस चीज़ के बारे में पढ़ना है? बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। तो रासायनिक बलगतकी रसायन विज्ञान की वह शाखा होता है जिसके अंतर्गत हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग तथा उसको प्रभावित करने वाले फैक्टर, कारक ना, उसके बारे में स्टडी करते हैं। उसे ही हम रासायनिक बलगतकी कहते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच डील विद द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द अफेक्टिंग ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज नोन एज केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। तो चलिए हम बात करेंगे, इसमें हमारा मेन टॉपिक होगा अभिक्रिया की चाल। किसकी बात करनी है हमें? अभिक्रिया की चाल। आज का हमारा टॉपिक यही इसमें होगा। सबसे पहले बच्चों, अभिक्रिया की चाल, या इसी को बोलते हैं वेग ना, स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो हमने पहले बताया, स्पीड नहीं बोलेंगे आप, रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे, रेट ऑफ ए रिएक्शन, ठीक है। अब चलिए इसको डिफाइन कैसे करेंगे। मैंने अभी बताया, अगर आपको रेट को समझना है, आप कहोगे रेट तो हम नहीं जानते हैं, अभिक्रिया की चाल, अभिक्रिया दर भी कर सकते हैं। देखिए, इसको दर भी कर सकते हैं, अभिक्रिया की दर। देखिए, हिंदी वाले भाई, हिंदी में कई नाम होता है, अभिक्रिया की चाल होता है, अभिक्रिया का वेग होता है, अभिक्रिया की दर होता है, ठीक। लेकिन इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम होता है, रेट ऑफ ए रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन ना। इसको हम समझने के लिए स्पीड बोल सकते हैं भाई। चाल, चाल का डिफिनेशन आप लोग जानते होंगे। चाल, चाल किसे कहते हैं? चाल इक्वल टू होता है दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन ए टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। चाल क्या होती है? आप किसी भी वस्तु द्वारा चली गई दूरी, एकांक समय में चली गई दूरी, पर यूनिट टाइम, ठीक है। एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वह उसका, उस ऑब्जेक्ट का क्या होगा? स्पीड होगा, ठीक है। जैसे हम ये देखिए, हम यहाँ से भी चल रहे हैं, हम यहाँ चल रहे हैं, तो हमें कुछ तो कुछ टाइम हमने इसमें कवर किया, चलने में कुछ डिस्टेंस लिया वहाँ से यहाँ तक आने में, तो वो आपका हो गया चाल, ठीक है। तो चाल बराबर क्या होता है? आपको पढ़े होंगे दूरी बटा समय ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। बात समझा रहा है? डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। बिल्कुल उसी तरह इसको भी डिफाइन करना है,
ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें फिर हमने फिर वही बात बताया कि किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल किया, कोई भी वस्तु अगर एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है ना, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको कुछ ना कुछ टाइम जो है स्पेंड करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इसका टाइम लगेगा। हो सकता है 1 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 1 घंटा, 2 घंटा, चाहे जितना भी हो, इस डिस्टेंस को कवर करने में कुछ भी टाइम इसमें लगेगा। तो कहेंगे यह जो है इसकी ये स्पीड ये चल रहा है ना, चल कर यहाँ पहुँचा है। ठीक, तो रिएक्शन में क्या होगा बच्चों, रिएक्शन में क्या होगा बताइए। क्या रिएक्शन में भी जो है रिएक्शन एक जगह से दूसरे जगह पहुंचेगा। जैसे मैंने भी बताया था, इसके पीछे रिएक्शन A+B है हमारे पास, ये मिलाएंगे तो उत्पाद बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। प्रोडक्ट में आपका CD कुछ भी भर रहा है। तो इसमें क्या होता है, इसमें तो हम समझ रहे हैं, आप कहेंगे सर हम इसमें तो समझ रहे हैं कि जो है कि जो है वस्तु एक जगह से दूसरे जगह हमें दिखती है, चल रही है ना, हमें उसमें दिखाई देती है कि ये जो है वस्तु यहाँ से यहाँ तक चल रही है। तो क्या अभिक्रिया भी, रिएक्शन भी यहाँ से चलकर यहाँ पहुँच जाएगा। हम एक लैब में रिएक्शन करा रहे हैं तो वो रिएक्शन वहाँ से चलकर उठकर दूसरी जगह पहुँच जाएगा, वही होता है स्पीड ऑफ रिएक्शन। नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें समय के साथ क्या चेंज हो रहा है, इसमें समय के साथ उसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है। ठीक है, कुछ ट्रेवलिंग कर। इसमें क्या होता है, इसमें समय के साथ इसका कंसंट्रेशन चेंज होता है। मैंने बताया इसका अमाउंट चेंज होता है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया। ठीक है, तो इसमें होगा चेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। ठीक है, इसको और अच्छे से बोलना है, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। किसी अभिकारक अथवा उत्पाद की मोलर सांद्रता 1 सेकंड में क्या हो जा रही है, बदल जा रही है ना। किसी एकांक समय में किसी अभिकारक अथवा उत्पाद की मोलर सांद्रण अगर क्या हो रहा है, परिवर्तित हो जा रहा है, बदल जा रहा है, तो उसे हम बोलेंगे यह अभिक्रिया की चाल है, अभिक्रिया की दर है। बात समझ आया आपको। चलिए, तो अभी आपको रिएक्शन का रेट समझ में आया होगा। रिएक्शन रेट कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है, रिएक्शन रेट कैसे आप डिफाइन करेंगे बताइए जल्दी से फटाफट सभी लोग। तो बोलेंगे द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। चलिए हम डिफिनेशन लिख देते हैं, आप लोग फटाफट लिख लेंगे डिफिनेशन। देखिए, तो अभिक्रिया की दर की परिभाषा क्या होगा कि किसी एकांक समय में किसी अभिकारक या फिर किसी उत्पाद की सांद्रण में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अभिकारक या उत्पाद की अगर सांद्रता में परिवर्तन होना शुरू हो रहा है, उसकी सांद्रता बदल रही है, ठीक, तो हम कहेंगे अभिक्रिया शुरू हो गई है, अभिक्रिया स्टार्ट हो गई है। ठीक है, द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन may be defined as the change in concentration of any of the reactant or any product per unit time। 1 सेकंड में किसी भी अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसी को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन का रेट। ठीक है, बात समझ में आ गया सबको। चलिए, तो ये परिभाषा आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट। ठीक है, इसके बाद हम इसके जो है फार्मूले पे चलते हैं। तो देखिए, इस आप परिभाषा के साथ इसका फार्मूला कैसे बनाएंगे, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए, इसका डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, इसका फार्मूला। तो फार्मूला बनाने के लिए जो है हम स्पीड वाले फार्मूले से लेके चलते हैं। ठीक है, देखिए इसके पीछे हम बताए थे, क्या क्या बताए थे इसके पीछे, अरे यार देखिए, इसके पहले हम बताए थे स्पीड। स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। यहां पे डिस्टेंस हो रहा था, वहां पे क्या चेंज हो रहा था, रेट ऑफ रिएक्शन में, रिएक्शन रेट में। ठीक है, तो रेट इक्वल टू निकालेंगे, ठीक है, या रिएक्शन रेट इसको लिख लीजिए। तो आप कहेंगे रिएक्शन रेट इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे डिस्टेंस था, यहाँ पे क्या चेंज हो रहा था, चेंज इन कंसंट्रेशन। क्या होगा यहाँ पे, चेंज इन कंसंट्रेशन। ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन। ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन, किसका कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट और
रिएक्टेंट का, ठीक है। चेंज इन कंसंट्रेशन बस लिख दे रहे हैं, आप बात समझ जाइएगा, अपॉन टाइम टेकन। बातें समझ में आ गया। यहाँ पे जो था डिस्टेंस ट्रेवल था, यहाँ पे चेंज इन कंसंट्रेशन होगा। तो चलिए अब यहाँ पे इस फार्मूले को आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट। चेंज इन कंसंट्रेशन है, किसके कंसंट्रेशन है भाई? रिएक्टेंट के या फिर प्रोडक्ट के, ठीक। अगर हम रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग चलेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, यहाँ पे लिख देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, ठीक है। अभिकारक के सापेक्ष अगर हम अभिक्रिया का दर निकालेंगे बेटा, तो रेट क्या हो जाएगा आपका? अभिकारक के सापेक्ष रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? चेंज, ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्या बेटा? ऑफ रिएक्टेंट। बोले सबको समझ में आ रहा है? चलिए अब नीचे क्या हो जाएगा? यहाँ क्या हो जाएगा? टाइम टेकन, कितना टाइम लिया, कितना टाइम कंज्यूम्ड हुआ, खर्च हुआ, ठीक, इस रिएक्शन के, इस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन चेंज होने में। भाई चेंज हो रहा है, चेंज का मतलब समझ रहे हो ना, बदलना, परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे? डेल्टा से। किससे रिप्रेजेंट कर देंगे? डेल्टा से, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, किसी भी चीज के जब मोलर कंसंट्रेशन लिखते हैं तो हम क्या कर लेते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक। तो हम स्क्वायर ब्रैकेट बनाकर इसके अंदर क्या लिखेंगे? रिएक्टेंट लिखेंगे। इसका मतलब ये होगा रिएक्टेंट ना, इसका मतलब क्या होगा? ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में आप कहीं लिखे हैं कोई भी चीज, तो इसका मतलब ये होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जैसे अभी मैं कहीं स्क्वायर ब्रैकेट में ए लिख दिया, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, मैथ की लैंग्वेज में मैं नहीं जानता कि इसको कोई जो है सबसेट बोलते हैं कि कौन सा सेट बोलते हैं, सेट थ्योरी में आप लोग उसको जानते होंगे, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं कि अगर केमिस्ट्री में कोई स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई चीज़ नज़र आ रहा है आपको, तो उसका मतलब ये होगा कि वो कंसंट्रेशन उसका दिया हुआ है ना, उसको आप बोलेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ए, है ना। अगर मैंने लिख दिया स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर NO2, तो आप कहेंगे कंसंट्रेशन ऑफ NO2। अगर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर H2SO4 लिख दिया तो आप बोलेंगे कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4। आई होप आपको यह बात बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि बार बार हम इसी पे एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको ये कंसंट्रेशन समझ में आ जाएगा। चलिए तो क्या हो गया? हो गया आपका चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब इतना बड़ा लिखने से अच्छा हम ये बार बार छोटे से इतना लिख देंगे, ठीक है। अपॉन टाइम टेकन, टाइम टेकन का मतलब कितना टाइम उसमें चेंज हुआ, कितना टाइम लगा। चलिए इसके लिए देखिए एक इसमें हम क्या करेंगे, अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज होगा तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे इसमें, ये बात याद रखिएगा आप लोग। और रिएक्शन का जो रेट होता है उसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल आर से। बस मेरा ना सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे कैपिटल आर, स्मॉल आर, कहीं कहीं लोग स्मॉल आर भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस क्यों लगाएं इसकी बात अभी हम कर रहे हैं, माइनस क्यों लगाएं इसकी बात अभी हम कर रहे हैं, है ना। इसी तरह विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट के जगह अब क्या लगाएंगे हम? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की बात कर लेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। चलिए हम प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में निकाल लें रिएक्टेंट का रेट। आप स्पेस नहीं होगा, आपको दिखाई नहीं देगा नीचे, इसको इरेज करना पड़ेगा, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए हम इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, ठीक है। ऊपर वाले को निकाल लेते हैं, इसको निकाल लेते हैं। हम निकालेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट का, यहाँ पे निकाल लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, ठीक है। उत्पाद के सापेक्ष अभिक्रिया का वेग, रेट निकालिए बेटा। क्या हो जाएगा? रेट इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन। देखिए वही चीज फिर लिखेंगे, तो बार बार हमको ये लिखने की जरूरत क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की जगह वो आप प्रोडक्ट हो जाएगा। तो भाई इसके लिए हम डेल्टा और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे लिख दिए। कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। बातें समझ में आ गया? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन। यहाँ पे देखिए हमने माइनस लगा रखा है, यहाँ पे हम माइनस नहीं लगाएंगे, यहाँ पे ये प्लस में होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू ऑलरेडी जो है, इसका जो चेंज हो रहा है, जो प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन जब चेंज होगा तो ऑलरेडी वैल्यू प्लस में आएगा, और प्लस में से कोई प्रभाव होते नहीं है। देखिए एक बात अब समझ लीजिए,
माइनस लगाने का अर्थ क्या हुआ? माइनस लगाने का अर्थ यह हुआ कि जो कि ये रेट है, यह रेट हमेशा पॉजिटिव में आना चाहिए। किसी भी चीज़ की जो चाल होती है बच्चों, स्पीड होती है, वो हमेशा पॉजिटिव में आती है। कभी आपसे कोई ये नहीं कहने आता है कि मेरी जो स्कूटर थी या मेरी बाइक थी या जो मेरी कार थी, है ना, वह 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पीछे की ओर दौड़ रही थी। पीछे नहीं जाता है, कोई भी चीज़ क्या चलती है, आगे की ओर चलता है ना। तो पॉजिटिव में चलो। तो किसी भी चीज़ की जो चाल होती है, रिएक्शन का जो रेट होगा या किसी भी चीज़ की चाल होगी, वो हमेशा पॉजिटिव में आएगा, निगेटिव में नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए निगेटिव क्यों लगाए हैं भाई? निगेटिव हम कुछ पर्पस से लगाए हैं कि निगेटिव लगाया है तो इसका मतलब इसका जो वैल्यू अगर हम सॉल्व करेंगे केमिकल रिएक्शन में, इनके कंसंट्रेशन का जब हम चेंज निकालेंगे, वह वैल्यू माइनस में आएगा। और जब वो माइनस में आएगा तो उस माइनस को हटाने के लिए हम पहले से बंदोबस्त कर रखे हैं। हम उसमें फार्मूले में पहले से माइनस लगा के रखे हैं ताकि इसका वैल्यू अगर माइनस आए तो माइनस माइनस प्लस आ जाए, इस पूरे रेट का वैल्यू प्लस में आना चाहिए। इसमें क्यों नहीं लगाए? इसमें इसलिए नहीं लगाए कि इसका वैल्यू जो चेंज होगा कंसंट्रेशन का, वो पॉजिटिव में आएगा। बातें समझा रहा है? चलो इस बात को समझ लो कैसे हो रहा है, देख लो, है ना। जैसे मैं कह दिया 1 मिनट कि मैं रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन निकाल रहा हूँ, है ना। जैसे यही मैं समझा दे रहा हूँ आपको। चलिए इधर समझा देता हूँ 2 मिनट के लिए। देखो, जैसे मान लीजिए हमारे पास A प्लस डी है ना, ये रिएक्शन किया और C प्लस डी बनाया, है ना। तो हमने A जो है, A क्या लिया, यह बहुत बड़ा हम ले रहे हैं भाई, थोड़ा छोटा ले लें, बस इतना बड़ा रिएक्शन नहीं लेना है। हमारे पास एक रिएक्टेंट A है और एक प्रोडक्ट P है ना। तो रिएक्टेंट का अमाउंट मैंने शुरुआत में इनिशियली ले लिया कितना, मान लीजिए 50 मोल ले रखा है इनिशियली हमारे पास ना, रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले, है ना, बिफोर। ठीक, बिफोर वैल्यू हमारे पास कितना है, पहले, मतलब अभिक्रिया शुरू होने से पहले हमने ए कितना लिया था, ए हमने 50 मोल लिया था। ठीक, अभी अभिक्रिया शुरू नहीं हुआ है। अभिक्रिया कब शुरू होगा भाई? जब ये खर्च होना शुरू होगा। बस मेरा, जब पानी में तुम चीनी मिलाने लगोगे तब शरबत बनेगा। ऐसे ही चीनी लिए रहो, पानी लिए रहो और कहो देखो शरबत, वो शरबत नहीं है। वो खाओ, चीनी लगेगा, वो मीठा पानी लगेगा, वो आपका बिल्कुल शरबत लगेगा तो है नहीं। जैसे ही आप चीनी उसमें मिलाना शुरू करोगे, अपनी थोड़ा सा खर्च करोगे कंसंट्रेशन उसका, और पानी का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, तब उसकी सांद्रता बढ़ेगी, तब वह मीठा लगेगा, तब आप कहोगे हाँ ये शरबत हो रहा है। बस मेरा, आप उसमें चीनी मिलेबे नहीं किए, अब मिलाए भी तो 2-3 दाना चीनी मिलाए, कंसंट्रेशन बदल ही नहीं रहा है। अब करो देखो ये चीनी पानी का शरबत है, तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात है ना। तो कोई भी रिएक्शन तब शुरू होता है जब हम कुछ खर्च करते हैं। खर्च करने का मतलब अभिकारक को मिलाते हैं। तो जब अभिकारक खर्च होगा तो प्रोडक्ट बनेगा। उसके पहले शरबत का नाम नहीं था, उत्पाद नहीं बना था, लेकिन जब ये खर्च होगा तब उत्पाद बनेगा। तो हमने 50 मोल ए लिया है। जब 50 मोल ए लिया है तो अभी उत्पाद अभी आपका कुछ नहीं है, अभी उत्पाद बिल्कुल आपके 0 मोल है ना। और जब ये खर्च हुआ, खर्च होकर मान लीजिए इसके 40 मोल खर्च हो गए, तो आफ्टर, है ना, बाद में क्या बचा? ठीक है, तो इसके 40 मोल खर्च हो जाएंगे तो 50 में से 40 निकल जाएगा तो कितना बचेगा? 10 मोल बचेंगे, है ना। और 40 मोल खर्च हो गए तो 40 मोल यहाँ पे ये बन गया। बोलिए अब बातें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को? तो यहाँ पे देखिए 2 वैल्यू है। एक हमने प्रारंभिक मान लिया था, कितना लिया था, और अभिक्रिया के बाद कितना बचा, है ना। यही ना हमारे पास होगा भाई, अभिक्रिया से पहले कितना लिए थे और अभिक्रिया के बाद कितना बचा। जितना लिए थे और जितना बचा उसमें से उसको क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। फाइनल में से इनिशियल को घटा दीजिए। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपके पास जितना लिए थे और जितना बचा उसमें से पहले वाले को घटा दो। ठीक, तो आपका उसमें परिवर्तन मिल जाएगा, है ना। तो चलिए यहाँ पे निकालिए। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए यहाँ पे निकालेंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा, ए का फाइनल वैल्यू माइनस ए का इनिशियल वैल्यू। अब फाइनल वैल्यू रिएक्टेंट के लिए निकाल रहे हैं। ए का फाइनल वैल्यू कितना है? 10 है, 10 मोल बचा हुआ है आपके पास, 10 मोल रिजल्ट बचा हुआ है। 10 में से घटाना कितना है? 50। चलो घटाओ, कितना आ रहा है? 10 में से 50 माइनस करोगे तो कितना आएगा? -40 आ रहा है। दिख रहा है? ये बताओ, अब यह रिएक्टेंट का जो हमने कंसंट्रेशन निकाला वो किस में आया? रिएक्टेंट कंसंट्रेशन किस में आया? माइनस में आया। और जब तुम यहाँ पे माइनस नहीं लगाओगे तो यहाँ पे तुम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जब -40 रखोगे और जो भी टाइम लगा होगा उसको रख दोगे, तो जब रिएक्शन डिवाइड करोगे तो वह वैल्यू किस में आएगी? माइनस में आएगी ना। तो उसी माइनस को खत्म करने के लिए हम यहाँ पे पहले से व्यवस्था बना लेते हैं। किस चीज का? माइनस ऐड कर देंगे, ताकि यह माइनस सब 40 रखोगे तो माइनस +40 हो जाए। बात समझ में आ रही ना? चलिए प्रोडक्ट के लिए बात कर लेते हैं
कि इसमें क्यों प्लस आ रहा था। चलिए, तो आपको बात तो समझ में आई गई होगी। ठीक, इसी तरह अगर हम प्रोडक्ट के लिए निकालें तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ पी प्रोडक्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का फाइनल वैल्यू माइनस प्रोडक्ट का इनिशियल वैल्यू। फाइनल वैल्यू कितना है 40, और 40 में से 0 घटाओ भाई कितना आएगा, फिर से वैल्यू 40 आएगा। ये प्लस में आ रहा है माइनस में आ रहा है, तो आंसर है भाई ये प्लस में आ रहा है। जब प्लस में आ रहा है तो फिर बताओ क्या होगा, रेट भी प्लस में आएगा। चलिए, आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए, कोई दिक्कत किसी को तो नहीं ना है, नहीं होगी दिक्कत। आप लोग आराम से बैठ के इसको वीडियो को देखते रहिएगा अंत तक। और प्लीज़ यार, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया करिए, क्योंकि आप ही लोगों के लिए हम बड़ा टाइम निकाल के आते हैं। देखिए तो क्या होगा फिर यहाँ पे हम इसके लिए, देखिए यहाँ पे जो हमको रेट मिल रहा है, अब ये जो रिएक्शन का जो रेट होता है ये 2 टाइप का होता है ना। रिएक्शन का जो रेट होता है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो 2 रूपों से पूर्ण होती है। ठीक, एक अभिक्रिया बहुत तेजी के साथ चलती है, एक अभिक्रिया बहुत तेजी के साथ चलती है। एक अभिक्रिया को चलने में महीनों, वर्षों और साल लग जाते हैं, कई साल पूरा हो जाते हैं, तब वो अभिक्रिया पूरा होता है। कभी आप लोग देखे होंगे कि कोई भी अभिक्रिया तुरंत हो जाती है। आई बस में ना, जैसे आप सोडियम का टुकड़ा ले लो, पानी में डालो, वो पूछेगा नहीं मैं जलूं या ना जलूं, तो उसमें आग में निकलूं कि ना निकालूं, ऐसा कुछ नहीं होगा। सोडियम को जैसे ही पानी पाएगा तुरंत वहां पे ब्लास्ट होगा, तुरंत वो उसके साथ रासायनिक अभिक्रिया करेगा। इसीलिए बोलते हैं सोना एक सक्रिय धातु होता है। ठीक है, बात समझ आ रहा है ना। ठीक, अब आयरन ले लो, लोहा ले लो, उसको पानी में डाल दो और कहो अब तुम जंग लगो, जल्दी जंग लगो, जल्दी जंग लगो, नहीं लगेगा भाई, वो अपने समय से जंग लगेगा। आयरन पे जो जंग लगता है, रस्टिंग ऑफ आयरन जिसको कहते हैं, लोहे पर जंग लगना, यह एक रासायनिक अपक्रिया है। ये बच्चों बहुत मंद अपक्रिया होती है, बहुत धीरे धीरे होती है। आप ये सभी लोग कहते हैं कि भाई जब लोहा पानी पाएगा, हवा पाएगा, नमी पाएगा तो उसमें जंग लग जाएगा। तो चलो ना, बरसात का मौसम है, नमी है, आप लोहा को लाकर रख दो और कहो चलो जंग लग जाओ, तो जंग जल्दी लगेगा थोड़ी ना लगेगा, अपने समय से ही लगेगा ना। लगने में 2, 4, 5, 10 दिन का समय लगेगा। तो वो जो अभिक्रिया है, वो जो रिएक्शन है, उसका जो चाल है, उसकी जो स्पीड है वो बहुत स्लो है, धीरे धीरे हो रहा है, अपने मन से हो रहा है, मौज में हो रहा है। और जो सोडियम का पानी में है वो बहुत तेज हो रहा है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे रिएक्शन 2 टाइप से है, एक तीव्र और एक मंद। ठीक है, इसी के इस रेशियो में आपको रिएक्शन रेट को भी आपको 2 प्रकार से देखने को मिलेगा। रिएक्शन रेट कितने प्रकार से देखने को मिलेगा, 2 टाइप्स का। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन रेट। चलिए, उससे पहले हम थोड़ा सा इसके यूनिट की बात कर लेते हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट ऑफ इकाई, यूनिट ऑफ रिएक्शन रेट। ठीक है, एक अभिक्रिया की दर का मात्रक। इसका मात्रक कैसे निकालेंगे, यूनिट कैसे निकालेंगे भाई। देखो तुम, चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मात्रक कोई भी, चाहे रिएक्शन रिएक्टेंट लो, चाहे प्रोडक्ट लो, चाहे कुछ भी लो भाई, रिएक्शन ही ले रहा हो। रिएक्शन में रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट होता है, यही 2 चीज होते हैं। तो आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ले रहे हो तो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है बताओ भाई। यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन आप लिख लो, ना हो तो समझ में नहीं आ रहा तो आप लिख लो यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन अपॉन यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, चलिए, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर। आपको पीछे वाले चैप्टर में पढ़ाया हूं, जिसको नहीं मिला है वो पीछे वाले चैप्टर में जाकर वीडियो देख लेगा, सॉल्यूशन वाले में। तो इसका क्या होता है, मोल पर लीटर। ठीक, और टाइम का आपको पता ही है, सेकंड होता है, मिनट होता है, आवर होता है, डे होता है, मंथ होता है, ईयर होता है, कब हो रहा है ना, कितना टाइम ले रहा है। 1 साल भी ले सकता है, मैंने अभी बताया आपको, ऐसे एग्जाम्पल बहुत होते हैं। तो चलिए, बेसिकली यहाँ पे सेकंड में ही ले लेते हैं, या प्लस टाइम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक, आप यह यूनिट याद कर लीजिए रेट ऑफ रिएक्शन का। ठीक है, या मोल पर लीटर पर टाइम भी लिख सकते हैं। यहाँ पे टाइम की जगह बेटा कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग, मैं लिख देता हूँ वो भी, मोल पर लीटर पर टाइम। अब टाइम से आपको क्लियर हो जाएगा कि टाइम आपने वर्ष में लिया है, दिन में लिया, महीने में लिया, घंटा में लिया, सेकंड में लिया, किस में लिया है। इट्स डिपेंड ऑन रिएक्शन रेट। ठीक, चलिए आगे चलें। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं रिएक्शन रेट 2 प्रकार का होता है। ठीक है, थोड़ा ये भी देख लिया जाए कि आप लोगों को ये पूरी बातें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। ठीक है, चलिए, बातें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को। चलिए, अब हम चलिए एक बात करते हैं। रिएक्शन रेट 2 टाइप्स का होता है।
ठीक। एक होता है आपका एवरेज रेट, ठीक, और सेकंड मिलेगा आपको इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस, ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट। भाई यूपी बोर्ड वाले बच्चे थोड़ा घबराएंगे नहीं, यूपी बोर्ड वालों के लिए मैं स्पेशल इनकी हिंदी बोलता रहूँगा क्योंकि मुझे डबल मेहनत करना पड़ता है, हिंदी और इंग्लिश। जहाँ डिफिनेशन वाली बात होगी वहाँ मैं बाकायदे लिख दूंगा, ठीक है, लेकिन बार बार अब इसी का हिंदी लिखना फिर इंग्लिश लिखना बड़ा समय लगता है बच्चों, इस पर थोड़ा आप लोग भी हमारा सपोर्ट करिएगा। तो एवरेज रेट, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे बिल्कुल हिंदी नहीं समझ पाते। अभी मैं यहीं पे लिख दूं ताक्षणिक दर, उनको समझ में नहीं आने वाला। ताक्षणिक दर क्या होता है, औसत दर क्या होता है, आप तो समझ सकते हैं, समझदार हैं आप, इंग्लिश हिंदी दोनों मैनेज करेंगे। थोड़ा देखिएगा, एवरेज रेट को हम बोलेंगे औसत दर, ठीक, और इंस्टेंटेनियस रेट इसको बोलेंगे ताक्षणिक दर, ठीक। तो इन दोनों दरों को हम लेकर चलेंगे अगले क्लास में, क्योंकि ये वीडियो तब तक काफ़ी लंबा होने जा रहा है, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल करिएगा। टेक केयर, बाय बाय।